हेलो फ्रेंड्स, आईपीसी की इस सीरीज़ में मैं आपके सामने एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें सेकंड चैप्टर हम कवर करेंगे। जनरल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का नाम है। और गाइज़ एक बात और ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको इसमें सही से नहीं दिखता है तो प्लीज़ अपना अपना बेयर एक्ट लेकर बैठें, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो अभी मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। तो हो सके तो आप अपना बेयर एक्ट यूज़ करें, क्योंकि उसमें अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप सब ने अपने अपने बेयर एक्ट्स ओपन कर लिए होंगे। तो सेक्शन 6 बोलता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। बेसिकली इसमें ये समझाया गया है जनरल एक्सप्लेनेशंस में कि जो भी इसमें वर्ड दे रखे हैं, जो भी जनरल एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है, वो सारे सब्जेक्ट्स में और स्पेसिफिकली इस कोड में उसका मीनिंग वही रहेगा जो कि यहाँ पे दे रखा है। जो मीनिंग यहाँ पे बता रखा है उसी को डीम्ड माना जाएगा। मतलब कि तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन में यही दे रखा है कि डेफिनेशन इन द कोड, मतलब इस कोड में जो भी डेफिनेशन दे रखी हैं और जो समझा रखी हैं सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, मतलब वो वही रहेंगी, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो उसका मीनिंग सेम रहेगा जो यहाँ पर समझा रखा है। कि सारे इस कोड में और सारे जो भी ऑफेंसेस हैं, इनके प्रोविज़न हैं, जितने भी इनके एग्जांपल्स हैं, उन सब में जो जनरल एक्सेप्शन है उन सब में इनका मीनिंग सेम समझा जाएगा, चाहे वो इलस्ट्रेशन में हो या पीनल में हो या जनरल एक्सेप्शन में हो, सब में उनका सेम मीनिंग समझा जाएगा। तो उनको बार बार रिपीट नहीं करा जाएगा, जो एक बार ही समझा दिए जाएंगे। तो आगे वही दे रखे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बट इस डेफिनेशन में यही समझाया गया है कि एक बार जो इस पीनल में समझा दिया है डेफिनेशन में, क्योंकि पूरा ही जनरल एक्सप्लेनेशन पूरा वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने एक एक वर्ड समझा रखा है इसमें, इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तो जो एक बार इसमें समझा दिया गया है उसको दोबारा ये रिपीट नहीं करेंगे। तो जहाँ भी वो वर्ड आएगा उसका मतलब वही समझा जाएगा जो यहाँ दे रखा है। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन्ड, जो भी एक्सप्रेशन एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है ऑफ एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड की किसी भी पार्ट में, इज़ यूज्ड इन एवरी पार्ट, वो जो सेंस इसमें एक्सप्लेन किया गया है ना, वो सारे इस पार्ट में यूज़ किया जाएगा, और कन्फर्मिटी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, वैसे गाइज इसमें सारे एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है वो मैं आपको आज पढ़ा देती हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो मेन हैं, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं जिनके, वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। जैसे जेंडर, नंबर और मैन वीमेन, ये तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जेंडर ये सेक्शन 8 में है। द प्रोनाउन ही एंड इट्स derivatives are used of any person whether male और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल के लिए ही यूज़ किया जाएगा। अगर वहाँ पे मेल है तो ही तो यूज़ होता ही है गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा इंग्लिश में। फीमेल के लिए भी यहाँ पे ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अगर फीमेल और मेल दोनों की बात हो रही है और वहाँ पे ही यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ये समझा जाएगा कि ये फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ हो रखा है। यहाँ पे अलग से शी का यूज़ नहीं किया जाएगा, और मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज़ किया जाएगा, दोनों को सेम समझा जाएगा। अब आते हैं अगले की तरफ। 9 सेक्शन 9 नंबर, ये नंबर की बात करता है। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी नंबर, यानी कि हमें अगर कोई सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है या कोई प्लूरल बात हो रखी है, तो उसमें हमें सेम नंबर एक ही सिंगुलर ही माना जाएगा, प्लूरल नहीं माना जाएगा। अगर प्लूरल भी होगा तो भी उसको सिंगुलर ही माना जाएगा, हम उसे नंबर ही बोलेंगे। ठीक है। सेक्शन 10 मैन एंड विमेन, द वर्ड मैन डिनोट अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। इसका मतलब है सेक्शन 10 में मैन विमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मैन यहाँ पे डीम्ड किया जाएगा किसी भी एज का, चाहे वो 2 साल का, 4 साल का या फिर 60 साल का आदमी है,
या जेंट्स जो भी है उसको मैन यूज़ किया जाएगा उसके लिए। और विमेन चाहे वो 2 साल की बच्ची है या फिर वो 60 साल की बूढ़ी औरत है, कोई भी है, किसी भी एज की है, तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करता है, तो उसको विमेन माना जाएगा। ये छोटी सी बच्ची को भी और 60 साल की बुढ़िया को भी विमेन ही माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 11 पर्सन। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स। इसमें 11 सेक्शन में यह बताया गया है कि पर्सन, हम किसी पर्सन को भी बोल सकते हैं और कंपनी जो एसोसिएशन है उनको भी हम एज ए पर्सन ट्रीट करेंगे इस लॉ में। तो इसमें 11 में इतना ही है। सेक्शन 12 में पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। यहाँ पे पब्लिक किसी भी कम्युनिटी और किसी भी क्लास या जो भी आप किसी सी कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं या आपकी जो भी क्लास है उसके लिए आप पब्लिक का यूज़ होगा यहाँ पे लॉ में। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब आगे मैं आपको मेन जो आज के इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं वो ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। पूरा मैं A to Z कराऊँगी और वो आने के चांसेस भी नहीं हैं, तो आप हमारा वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा ये, और वीडियोस भी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं फिर, तो आपके लिए बोर ना हो इसलिए मैं मेन पॉइंट जो मैंने देखे हैं खासकर वीडियोस में वो इन्हें ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते, पूरा नहीं पढ़ाते हैं। इनमें से जो आने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम्स में वही उनको कंसिडर करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 13 में ये क्वीन ओमिटेड कर दिया गया है 1950 में, क्योंकि अब कोई क्वीन वगैरह होता नहीं है। और 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट उनकी बात की गई है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हैं और जिनको गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिली हुई है उनको सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। 15 और 16 भी रिपीट कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिनोट्स किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को, स्टेट की गवर्नमेंट को यानी कि जो राज्य की गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल यानी कि हमारी दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो माना जाता है, उन दोनों को गवर्नमेंट कंसीडर किया गया है। इंडिया में इट मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट। अब ये एक्सक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग है, ये याद रखें। इसको हम कट कर देते हैं, इंक्लूडिंग कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ द इंडिया है, स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया मीन्स होल ऑफ द इंडिया। जज 19 में इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, आप इम्पोर्टेंट लगा लें जिन पे भी मैंने बताए हैं आपको जो वर्ड्स हैं। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। जज का यहाँ पे ये मीनिंग निकाला गया है कि जो जज के उस पर मतलब ऑफिशियली जो जज है, जिसको जज बोला गया, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया गया है, मतलब उसको उपाधि दी गई है, वो ही नहीं जज है, बाकी हर कोई ही पर्सन जो जज वो है वो जज है। हु इज़ एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, मतलब जो लीगल प्रोसीडिंग करता हो, सिविल या फिर क्रिमिनल की, ओके, और जो अपनी अथॉरिटी से, मतलब उसको अथॉरिटी दे रखी हो कि वो ऑर्डर दे सके किसी की, मतलब जो भी वो डिसीज़न देता है, यानी कि जो ऑर्डर बनाता है, डिसीज़न देता है, तो वो जज के रूप में कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि यही बात नीचे दे रखी है, हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन्स विच बॉडी ऑफ पर्सन इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। मतलब जो एम्पावर दे रखी है पर्सन को बाय द लॉ, मतलब लॉ के द्वारा जजमेंट देने के लिए, तो वही पर्सन और बॉडी जज है। ठीक है, आगे समझ आ हो, आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ना ही समझ में आए एक बार मेरी वीडियो देखकर, तो आप इलस्ट्रेशंस वगैरह पढ़ लिया करो, अदरवाइज़ इनमें ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, ये आसानी से आ जाते हैं समझ में। चलते हैं नेक्स्ट पे। कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, और बॉडी ऑफ द जज विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ to act judicially as a body when such body or judge is acting judicially। इसका मतलब भी वही है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब उसमें या तो जज बैठा है या फिर जज की तरह उसमें एक्ट कर रहा है, जो प्रोसीडिंग कर रहा है, जजमेंट दे रहा है, तो वही जहाँ पे भी वो बैठकर प्रोसीडिंग हो रही है या जजमेंट दे रहा है,
तो जहाँ पर भी बैठा है, यूँ नहीं है कि आप कोर्ट में बैठे हैं प्रॉपर तभी उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। अगर जज कहीं भी बैठा है तो जज या फिर जो भी उसकी तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कि ये वो प्रोसीडिंग दे रहा है या फिर जजमेंट दे रहा है, किसी का भी फैसला कर रहा है, तो उसको भी एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस समझा जाएगा। गाइस एक बार और बोल दूं कि आप अपने बेरेक्स लेके बैठें, क्योंकि उसमें आपको इम्पोर्टेंट लाइन करनी होंगी, अंडरलाइन वगैरह, तो वो आप उसी में ही अपना पढ़ें, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि जैसे क्लियर नहीं दिख रहा हो आपको, बीच बीच में ब्लर हो जाता है। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी कोर्ट ऑफ जस्टिस तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कवर करवाऊँगी। पूरा जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी है, तो आज ही कवर नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर द सपोर्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शेयर करें प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।